कल का जो लास्ट क्लास का जो कुछ बिंदु थे उसको मैं पीडीएफ डाल दिया था, उसको आप लोग पढ़े होंगे। कॉन्सेप्ट था, लेकिन छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में कुछ कुछ जानकारियां और हैं, उसको छोड़ना मत, वहीं से प्रश्न बनेंगे। आधा छूटा हुआ था ना, उसका पीडीएफ मैंने आपको दिया है। उस पीडीएफ में ये जानकारी है कि कहाँ कहाँ किस जिले में वर्षा होती है, किस जिले में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा वाला है, वो सब जानकारियां वहां पे लिखी हुई है। अब रही बात अगले टॉपिक की, तो थोड़ा सा ये भी आप लोग देखे थे क्या उस समय, छत्तीसगढ़ की बैठे थे इस क्लास में। मैंने डाला है उस दिन, आपका जो प्रश्न था कि कॉन्सेप्ट कैसे आता है, क्वेश्चन डाला हूँ। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक में, लेकिन प्रश्न आया हुआ है, लेकिन आप उत्तर बनाते सही बनाते हो क्योंकि आपने समझा है। कौन सा प्रश्न था कि छत्तीसगढ़ के मैदान में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है ना, वही आया ना, पढ़े हो, क्वेश्चन डाला था, कल एग्जाम हुआ है उसका है वो। तो बात वही है कि आप सीधे सीधे पुस्तक का प्रश्न आएगा ये कभी मत समझिएगा। बाल विकास में तो खासकर, और वो आप कितना समझे उसको लेकर प्रश्न बनते हैं सीडीपी का। इंग्लिश का पेडागाजी और हिंदी पेडागाजी भी वैसा ही है। आपको कभी बुक में सीधे सीधे प्रश्न नहीं मिलेंगे, पढ़ाई लिखाई का कॉन्सेप्ट ही आपको मिलेगा। ये जो टॉपिक है इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो चीजें ऐसी है, समझने से ज्यादा फैक्ट ज्यादा है। मतलब आपको याद करना ही पड़ेगा नदियों के नाम, उसके सहायक नदियों के नाम, कहाँ से निकलती है। ये आप अंदाजा लगाओगे मतलब गलत होगा। जो आप जानते हैं वही उत्तर होगा, बस। आप इसमें कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ये आपके लिए कठिन टॉपिक हो सकता है हर बार के लिए, क्योंकि आप भूल जाएंगे कौन सा नदी कहाँ से उद्गम हुआ, कहाँ जाके मिला, कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं है, केवल क्या है, थ्योरी। हाँ, लेकिन नदियां कैसे कैसे निकलती, कहाँ कहाँ जाती है, उसको समझने के लिए थोड़ा सा चीजों को समझना पड़ेगा। अभी हम लोग बात करेंगे फिर छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां और उसके अपवाह तंत्र की। तो नदियों के बारे में या अपवाह तंत्र के बारे में फिर एक बेसिक जानकारी जिसको आपको समझना चाहिए। कोई भी नदियां नदियों के पढ़ने के लिए एक शब्द आया है जिसको नाम हम लोग बोलते हैं अपवाह तंत्र, है ना। हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में। तो नदियां क्या होती हैं, अपवाह तंत्र क्या होता है, कैचमेंट एरिया किसको बोलते हैं, ड्रेनिंग सिस्टम किसको बोलते हैं, सब अलग अलग शब्दावली हैं। और कोई भी नदी के बारे में जब उल्लेख किया जाएगा तो अधिकतर कोई भी नदी किसी न किसी स्थान से क्या होता है, नदी का उद्गम होता है। नदियां किसी न किसी स्थान से प्रवाहित होना शुरू होगा। मतलब कोई भी चीजें प्रवाहित हो रही है तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, सूत्र तो होगा जहां से वो शुरू हुआ है। जो भी नदियां जहां से शुरू होती है वो इसका कौन सा स्थान कहलाएगा, उद्गम स्थान कहलाता है ना। अब मान के चलो आप एक भी, अभी हमारे इलाके में तो सबसे बड़ी नदी आसपास में तो क्या है, शिवनाथ की बात करते हैं, शिवनाथ नदी है या महानदी है, खारून नदी है, अलग अलग क्षेत्र में। तो कोई भी नदी कोई ना कोई जगह से निकली होगी। अधिकतर जो नदियां हैं पठारों से, पहाड़ों से, पर्वतों से उद्गमित होती है। कुछ नदियां जो है क्या होती हैं, मैदानी क्षेत्र से भी निकलना शुरू करती है, जब ढलान उनको मिलना चाहिए, है ना, ढलान मिलना चाहिए। तो कहीं भी उद्गम होगा तो कोई पहाड़ है उसके किसी एक हिस्से से पानी रिसता हुआ आपको मिलेगा। ये रिसता हुआ पानी कई 100 साल पहले स्थिति रही होगी कि यहाँ रीस रीस कर जो पानी है वो नीचे आया होगा, है ना। ये पानी जब नीचे आया होगा तो आसपास के और जो पानी है वो भी रिसते हुए नीचे इससे मिले होंगे। तो उद्गम किसको माने, तो उद्गम मानने का सबसे प्रमुख जो सोर्स होता है, जो जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ऊपर है वो मुख्य होगी। अब भाई नीचे और छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, यहां से भी उद्गमित हो रही है, लेकिन उससे ऊपर और है। तो जहां से सबसे ऊंचे स्थल से जो
धार जिसको हम लोग बोलेंगे, जो जलधारा, जलधार निकलती हुई नीचे आती है, भले ही उसमें और बड़ी धार आ जाए, लेकिन उद्गम क्या कहलाएगा, जो सबसे ऊपर की धार है उसको मुख्य मानेंगे और बाकी क्या कहलाएगा, उसके सहायक। जब ये आती है तो धीरे धीरे आसपास के और नदियां जो उनसे नीचे होंगी वो उनकी क्या कहलाएंगी, सहायक कहलाती हैं। तो उद्गम का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई भी ऐसी धारा, जल धारा जो किसी पहाड़ी क्षेत्र, पर्वत क्षेत्र से या फिर कोई मैदान के कुछ हिस्से से निकलते हुए आती है और उसमें कोई आकर मिल जाती है ना। अब देखिए, ये जो नदी आ रही है ये नीचे है और ऊपर से आ रही है, तो जो मुख्य धारा है ये और सहायक धारा है, ये हो सकता है ये इससे पुराना हो या हो सकता है ये इसकी धारा इससे ज्यादा बड़ी हो। तो ये ज्यादा बड़ी हो तो इसके नाम से नदियां अगर बह रही हैं, है ना, तो ये मुख्य नदी है ना। तो उद्गम का मतलब है जहां से कोई भी नदियां क्या होती हैं, निकलती है। कोई भी नदी जिस क्षेत्र से निकलती है वो बहुत जगह से अपना रास्ता बनाते हुए जाती है और उन उन स्थानों से रास्ता बना कर जाती है जहां जहां से मिट्टी वो काट सके। वही तो हुआ होगा, शुरुआत में कोई धारा ऐसे गई होगी तो मिट्टी वहां से हटा होगा, धीरे धीरे कई सौ साल तक मिट्टी हटते हटते एक बहुत बड़ा स्थान लिया होगा, बहुत ज्यादा क्षेत्र में मिट्टी हट गई है। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नदियों की जो स्थिति है ना, कुछ नदियां जो होती हैं यू शेप में होती हैं, कुछ जो नदियां होती हैं वी शेप में होती हैं। कभी समझे हैं इसको, कभी नदी आप लोग देखे होंगे, मतलब पानी की जलधारा जा रही है, अगर मैं इसको ऐसे जलधारा को बहाऊं तो ये हो सकता है गहराई इसकी कैसे हो, यू शेप में हो। कुछ नदियां जो होती हैं बहते बहते जाती तो हैं लेकिन कैसे जाती हैं, वी शेप में बहती हैं, मतलब जो उसका मिट्टी काटने की स्थिति है वी होगी, कुछ कैसे होती हैं, यू शेप में होती है ना। तो मृदा अपरदन को पढ़ा जाता है, नदी द्वारा मृदा अपरदन किस किस टाइप से होते हैं, यू शेप में होते हैं, वी शेप में होते हैं, उस पर हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। अब उद्गम के बाद कोई भी नदी की सहायक नदियां होती हैं, हमको पढ़ना क्या है, किसी भी नदी में उनका उद्गम कहाँ से होता है, दूसरी चीज कि उसकी किसी भी नदी की क्या होती है, लंबाई, लंबाई को नापते कैसे हैं, वो कितनी लंबी है। तो जिस जगह से वो उद्गम हुआ रहता है उस जगह से वो जहां पर समाप्त होती है, नदियां दो तरीके से समाप्त होती हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। कैसे, पहला जो समाप्ति होता है वो किसी दूसरे नदी में जाकर मिल जाए तो उसका अस्तित्व खत्म, अर्थात समाप्त। दूसरा ये होता है कि वो खुद में किसी नदी पे ना मिले और सीधा जाकर के समुद्र में विलीन हो जाए। तो इसके लिए दो शब्द वाली होती है, नदियों का जो दो शब्द है, क्या कहा जाता है, मुहाना। मुहाना किसको कहते हैं, अभी उद्गम को मुहाना थोड़ी बोलेंगे हाँ, नदियां दो तरीके से समाप्त होती है, एक तो कहाँ जाती है, समुद्र में, ठीक है। जब वो समुद्र में चली जाए तो उस शब्दावली के लिए क्या प्रयोग करेंगे, मुहाना। और किसी दूसरे नदी पर जाकर मिल जाए तो उसके लिए उपयोग करते हैं संगम। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुहाना का मतलब होगा वो समाप्त हो रही है लेकिन किसी अन्य नदी पे जाकर नहीं मिलती। और संगम मतलब हो सकता, यहाँ पे दो नदी के संगम, आप लोगों ने तो सुना होगा ना, दो नदी का संगम, तीन नदी का संगम, है ना। तो संगम का मतलब जब दो नदियां आपस में मिलती है तो संगम कहलाता है। जब दो नदियां आपस में मिल गई तो, और यहाँ से एक नदियां जा रही है एक्स, यहाँ से नदी जा रही है वाई, और यहाँ पर हो सकता है कुछ क्षेत्र हो, तो ये वाला क्षेत्र कहलाता है दोआब। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, दोआब। दो नदी के बीच का क्षेत्र, स्थलीय क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब कहलाता है। यहां से फिर से कोई नदी जाकर मिल जाती है इस मुख्य नदी में तो ये वाला जो क्षेत्र कहलाएगा ये भी दोआब कहलाएगा, है ना। तो शब्दावली पर भी हमको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। संगम समझ में आ गया, मुहाना समझ में आ गया। तो लंबाई को कैसे नापेंगे, जब कोई नदी
जब कोई नदी क्या हो जाए, उद्गम हो और किसी संगम पे जाकर, किसी नदी में जाकर के मिल जाए, तो उद्गम से लेकर के उसके समाप्ति तक की दूरी लंबाई कहलाएगी। ठीक है, तो कोई भी नदी की लंबाई जो होती है वो उद्गम से लेकर के समाप्ति तक की गिनी जाती है। तो आपको हर नदी की लंबाई ध्यान रखनी पड़ेगी। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में लंबाई को दो तरीके से पढ़ा जाता है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है, कुछ नदियां जो हो किस रूप में है, कुछ नदियां हो सकती है यहाँ से निकले उड़ीसा से और बहते बहते इधर आ जाए और फिर इधर चला जाए, कुछ भी हो सकता है। कुछ नदियां यहाँ से निकले और ऐसे निकलते हुए किसी दूसरी जगह चला जाए। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट देखेंगे, लंबाई को दो तरीके से पढ़ा जाता है। एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ की दूरी, इसका मतलब ये होगा कि कोई नदी छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होने वाली, छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर प्रवाहित हो रही है उसका मान। ये कभी पूछा जाता है कि ये अमुक नदी छत्तीसगढ़ में कितने किलोमीटर बहती है, तो ये ध्यान रखेंगे। और ये नदी की कुल लंबाई कैसे नापेंगे, जहां पर वो किसी जगह पर जाकर वो मिलता होगा, तो यहां से लेकर यहाँ की लंबाई, दो तरीके से लंबाई भी इसकी होती है। उसके बाद फिर क्या पढ़ना है, किसी भी नदी की सहायक नदियां। आपका व्यू होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कोई भी नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या क्या ध्यान रखें। याद करने से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आप बैठेगा दिमाग में कि हमको क्या चीज पे जोर देना है। याद करना तो है ही, पहला उद्गम पर जोर सबसे ज्यादा देना है। अब उद्गम में प्रश्न क्या बन रहे हैं, देखिए उद्गम में प्रश्न बन रहे हैं। अभी मैंने क्या बनाया था, एक रेंडम, ये क्या है, कोई भी पहाड़ी। पहला प्रश्न बनता है उद्गम में, वो किस पहाड़ी से उद्गम हुआ है उसका पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न बनता है अमुक पहाड़ी वाला जो क्षेत्र है उसका नाम से प्रश्न बनता है कि वो किस जगह से उद्गम हो रहा है। तीसरी जो सबसे सरल होती है, वो किस जिले से उद्गम हो रहा है उसका। तो आपको सरल से कठिन का मतलब, सबसे सरल है किसी जिले को पहचानना उद्गम क्षेत्र का, उससे थोड़ा कठिन है उस विकास खंड या उस गांव के नाम को पहचानना, और उससे ज्यादा सबसे कठिन जो होता है वो पहाड़ी का नाम पहचानना। तो तीनों चीजें भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पहाड़ी कहाँ है, पहाड़ी किस क्षेत्र में है, वो या फिर वो क्षेत्र किस जिला में है। सहायक नदियों के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, क्योंकि हर सहायक नदियों अपने में, बड़ी नदियों की सहायक नदियां भी अपने में विशेषता रखती है। तो अब इसको मैं एक फिर से छत्तीसगढ़ के नक्शे में बनाते हैं इसको। मान लो मैंने एक नदी बनाया यहाँ से और ऐसे बना दिया, इस नदी का नाम मैंने बनाया महानदी। नदी का स्थिति है महानदी। उद्गम जो हुआ है सिहावा पर्वत, पर्वत का नाम सिहावा नहीं है, पर्वत का नाम अलग अलग है, श्रृंगी ऋषि पर्वत, महानंदा पर्वत, है ना, नाम अलग अलग है। तो पहाड़ी का नाम श्रृंगी ऋषि पहाड़ी पर्वत हो गया, क्षेत्र सिहावा हो गया, गांव का नाम सिहावा है वहां का, है ना, और जिला हो गया धमतरी। यहां से निकली और ये बहुत लंबी चलती है, छत्तीसगढ़ में भी चलती है और छत्तीसगढ़ के बाहर भी चलती है। दोनों कॉन्सेप्ट हो गया। सहायक नदियां, इसमें आकर के बहुत सारी सहायक नदियां मिलती जाती है। जैसे यहां से शिवनाथ चली गई, यहाँ से कुछ नदियां आ गई, यहाँ से कुछ नदियां, अलग अलग क्षेत्र से नदियां आकर के मिलती है। वो नदियां क्या कहलाएंगी, सहायक नदियां कहलाई। अब सहायक नदियों के भी क्या होते हैं, और सहायक नदी होते हैं, सहायक नदी के भी और सहायक नदी होंगे, उसके भी और सहायक नदी होंगे, छोटे छोटे नाले। तो ये जो सिस्टम बन रहा है, देखने से आपको क्या लगेगा, एक किसकी तरह प्रतीत होता है, जाल। जाल को हम लोग क्या बोलते हैं, तंत्र। तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। ठीक है, अब ये पूरा सिस्टम जो है, जहां से, और एक शब्द है अपवाह, अपवाह मतलब बहाव, प्रवाह क्षेत्र।
जिस जिस जगह पर ये प्रवाहित होता है और मुख्य नदी को हम लेकर के चलते हैं, तो ये पूरा सिस्टम जो यहां से यहां तक का किसका जो सिस्टम कहलाएगा, कौन सा अपवाह तंत्र कहलाएगा? महानदी का अपवाह तंत्र। मुख्य नदी महानदी, उसके जितने सहायक नदियां हैं वो महानदी अपवाह तंत्र कहलाएगा। और तो और ये जो नदी है शिवनाथ जिसको हम लोग बोलते हैं, ये भी हिस्सा महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आएगा। कहने का तात्पर्य है सबसे बड़ी नदी जो होती है जिसमें सभी नदी आकर मिलते हैं, ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका कौन से नदी तंत्र का हिस्सा है? महानदी। कहीं ना कहीं कोई भी छोटी नदियां जो फाइनली सबसे बड़ी नदी पे जाके मिल रही होती है उस तंत्र का हिस्सा कहलाएगी, है ना। और जैसे आपको पूछ दिया जाए फिर से, शिवनाथ नदी जो है किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है? तो शिवनाथ कहाँ मिलती है आपको ध्यान होना चाहिए, महानदी में, तो महानदी का हिस्सा है। शिवनाथ के नाम से कोई तंत्र नहीं है, सबसे बड़ी बड़ी नदियों का हिस्सा है। तो देखेंगे इसमें क्या क्या भी हो गया। ये तो सहायक नदियां पढ़ ली आप, उसका सिस्टम समझ लिए। उसके बाद आपको विशेष रूप से किसी किसी नदी पे क्या होता है, या तो बैराज बना होता है, या फिर बांध बना होता है, या कोई नदी परियोजनाएं चल रही होती हैं। जो नदी परियोजना बांध होता है, नदी के पानी को रोककर ही बनाया जाता है बांध, है ना। जितने भी बांध बनते हैं, बैराज बनते हैं, अधिकतर क्या होता है, कोई नदी ऐसे जा रही होती है और हमको लगता है कि इस ओर पहाड़ी है, इस ओर ऐसे पहाड़ी है, दो ओर पहाड़ी, जो नेचुरली ढंग से किसी नदी तंत्र को अगल बगल से बड़े पहाड़ियां घेर के रखी हो और पानी इधर से आ रहा हो, है ना। कुछ लंबे क्षेत्र से जहां से पानी कितना भी आए इससे पार होकर के छलकेगा नहीं। तो ऐसे जगह को चिन्हांकित करके इस पानी को इस पूरे क्षेत्र पे रोका जाता है, और रोकने के लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गेट बनाया जाता है। कभी भी आप लोग देखेंगे कोई भी जगह पर बांध, जो बड़े बांध जो होते हैं, बैराज होते हैं, बड़े बड़े नदी परियोजना चल रही होती है, दोनों ओर पहाड़ी होगा ही। पहाड़ी को ढकेल करके पानी कभी पार नहीं हो सकती, क्योंकि इसी कारण से एक ही जगह आपको रोकना पड़ेगा पानी, और उसी पर काम करना पड़ता है। बांध बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े गेट बनाए जाते हैं और अच्छे से उसको बहुत ज्यादा नींव दे करके खड़ा किया जाता है। कितना भी बारिश आए, पहाड़ जो है उसकी मजबूती के समान उस गेट के बांध, बांध का मतलब इसी को ही बांध बोलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। बांध मतलब बांधना, ठीक है, पानी को क्या करना, रोकना या बांधना। तो जितने भी बांध बनेंगे, जितने भी बांध बनेंगे वो कोई ना कोई नदी के पानी को रोक कर ही बनाया जाएगा। आप कोई भी बांध का नाम ले, उसमें या छोटा सा छोटा नाला भी होगा तभी उसको रोका जाएगा। और दोनों ओर पहाड़ियां होंगी, और ये पहाड़ी थोड़ा सा क्षेत्र नहीं होगा, बहुत, या फिर इधर जल क्षेत्र इधर पहाड़ी, ऐसे बहुत बड़े इलाकों में इसको रोका जाता है। तो कभी कभी ये होता है इस बांध में पानी टकरा करके इतना ज्यादा हो जाता है कि इस पहाड़ को पार नहीं करेगा, लेकिन पानी रिटर्न आता है। इसी को कहते हैं उलट, बांध का पानी उलट आ रहा है, सुने हैं उलट। तो उससे क्या होता है, आसपास जो सुरक्षित क्षेत्र के लोग हैं जहां घर बसे हुए हैं, इन लोग कभी उम्मीद नहीं किए होते हैं कि हमारा नदी का पानी तो उधर जा रहा है, लेकिन बांध बनने के कारण से इधर पानी जल भराव क्षेत्र हो सकता है। इस कारण से बांध के गेट को ओपन किया जाता है ताकि पानी यहाँ से निकले और ये जो क्षेत्र है यहाँ के लोग भी बच जाएं। दूसरा, इतना जल दबाव हो सकता है, और ये मानव निर्मित है ना। आधुनिक इंजीनियर लोग हैं, आज के इंजीनियर लोग, है ना, 25% राशि में बना दिया जाता है। उस हिसाब से इसकी गारंटी सरकार भी जानती है कि इसलिए गेट को पहले क्या कर दिया जाए, इसको खोलो। खोलने के बाद ये पानी जो है अलग अलग क्षेत्र में जाता है, तो इस क्षेत्र में भी चेतावनी दी जाती है कि गेट का, बांध का गेट खोला जा रहा है ना। अधिक दबाव के कारण से बाढ़ की स्थिति हो जाती है। आपने भारत पाकिस्तान का जो मुद्दा देखा होगा, भारत पाकिस्तान में एक नदी है, कौन सी नदी सुने हैं? नहीं, नहीं, हाँ सिंधु। कौन बोला सिंधु? सिंधु। आप लोग इसको समझने का प्रयास करें। ये भारत की स्थिति है और ये कौन सा देश हो गया? पाकिस्तान। सिंधु नदी, ठीक है।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1961 में सिंधु जल समझौता हुआ है। इसके तहत यह कहा गया है कि आप इतने % हिस्से का पानी उपयोग करेंगे, आप इतने हिस्से का। भारत के पास इसका गेट है ना। और अभी जो विवाद हुआ था उसमें कहा गया था कि अगर ज्यादा परेशान करोगे तो इस गेट को पूरा खोल देंगे, है ना। गेट को खोल दिया जाएगा तो इतना ज्यादा पानी इसमें है कि पाकिस्तान बह सकता है, आसपास के पूरे इलाके कई जिले तबाह हो सकते हैं पानी का उपयोग के। और समय समय पे समझौते के तहत, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है तो उतने % हिस्से सिंचाई के लिए, पेयजल के लिए छोड़ना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय समझौता है उसके कारण से, दोनों देश का समझौता नहीं है ये, इस दोनों देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। इसी समझौते का हम लोग पालन अब नहीं करेंगे, ऐसा भारत के द्वारा बोला गया था। पानी नहीं देंगे, और देंगे तो बरसात में देंगे, ताकि क्या हो जाओ, रह जाओ। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है। छत्तीसगढ़ में भी एक विवाद हो रहा है किस नदी को लेकर के, अभी सब चीज पढ़ेंगे। कौन सी नदी था ये? महानदी। महानदी में जगह जगह पर क्या बना दिए गए हैं? बांध बना दिए गए हैं। बहुत सारे बांध और बैराज अभी अभी 8 से 10 साल में बने हैं, जबकि ये जो राज्य है, कौन सा राज्य? उड़ीसा। इस महानदी पे उड़ीसा के संबलपुर जिले में एक नदी है, बांध है हीराकुंड बांध, सबसे बड़ा बांध है हमारे यहाँ पे। अब इस बांध की स्थिति ये है कि अब उड़ीसा का जो गर्मी के समय में इस क्षेत्र में, ये इस क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, पेयजल संकट से जूझ रहे हैं। अभी के समय में, गर्मी के समय में सब लोग बांध बना के रोक दिए हैं, और जब बरसात आती है तो लिमिट पार होता है तो सभी बांध वाले छोड़ देते हैं। इससे बाढ़ से परेशान है उड़ीसा के क्षेत्र के लोग। तो इसके लिए छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार के बीच महानदी जल विवाद हो गया है। इनका कहना है कि पानी के हिस्से का बराबर हम लोग हकदार हैं, है ना। और पानी केवल पीने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, इसका 90% उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। उससे ज्यादा उपयोग अब के डेट में जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जिसमें क्या बनाना, बिजली बनाना, उसके लिए छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में आप लोग देखेंगे, कोरबा रायगढ़ के क्षेत्र में बहुत ज्यादा बिजली प्लांट भी लगाए जा रहे हैं, विद्युत प्लांट। मड़वा आप सुने होंगे, लारा सुने होंगे, ये सभी यहाँ से जल जाता है। इस क्षेत्र के लोग उससे क्या हो गए हैं, हीराकुंड बांध में पानी जा नहीं रहा है अच्छे से। एक ही तो सोर्स है महानदी। अब जाता तब है जब बरसात के समय में यहाँ पे ज्यादा होता है तो वहां छोड़ दिया जाता है, उससे बांध का पानी भी छोड़ना पड़ जाता है, उससे उड़ीसा के आसपास के लोग बाढ़ में तबाह हो रहे हैं। तो जो हर राज्यों के कोई भी एक नदी एक राज्य तक सीमित नहीं है, बड़े बड़े नदियां जो हैं बहुत लंबे सफर करके मुहाने पे जाते हैं, समुद्र के क्षेत्र में जाते हैं। यहाँ पर कुछ नदियां हैं, आप लोगों ने नदियों का नाम सुना होगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अलग अलग राज्यों में, सभी राज्यों में जल को लेकर के विवाद हो रहा है। गोदावरी नदी जल विवाद, महानदी जल विवाद, कावेरी नदी जल विवाद। तो इधर एक नर्मदा है, नर्मदा ऐसे होकर के जाती है इधर इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, गुजरात, फिर जाकर के गुजरात के बाद कहाँ मिल जाती है ये, अरब सागर में गिरती है। बहुत सारी चीजें हैं, इस कारण से बैराज कहाँ है, बांध कहाँ है, कौन सी नदी है, परियोजना का नाम क्या है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद जो अंतिम जो हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट, वो है उसका अभी जो लिखा था, समाप्ति या उसका मुहाना। कोई नदी कहाँ जाकर के समाप्त हो जाती है। इतनी सारी चीजें किसी भी नदी के बारे में आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला जो है अपवाह तंत्र, समझ गए हैं। अपवाह तंत्र किसी एक नदी को नहीं कहा जाता, उस नदी पर जो सहायक नदियां हैं वो भी शामिल हैं। उसकी सहायक नदियां, जितने क्षेत्र में वो पानी भरा भंडार है, वो जितने क्षेत्र में सिंचाई सुविधा देती है, उतने क्षेत्र को जल देती है पीने के लिए, उतने क्षेत्र में बिजली का निर्माण होता है, तो वो पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा, एक सिस्टम कहलाएगा, अपवाह। अपवाह तंत्र का कॉन्सेप्ट रखेंगे। तो इससे पहले इसको देखते हैं, हमारे यहाँ की स्थिति छत्तीसगढ़ के बारे में देखिए। अपवाह मतलब क्या होता है, जल धाराओं और नदियों द्वारा जल के धरातली प्रवाह से, जमीन के अंदर बहने वाले धरातल में जितने नदियां बहती हैं उसकी स्थिति है। वहां के उच्चावच एवं भूमि की ढाल पर निर्भर करता है कि वो किस क्षेत्र में जाएगा।
जिस जगह पर ढाल होगा उसी जगह पर नदियां बहती चली जाएगी। और आपने अभी एक कॉन्सेप्ट लेने का प्रयास किया है, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम आएगा? हमने छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक क्षेत्र में बांटा। पूर्वी बघेलखंड का पठार, उसके बगल में जसपुर, पूरा मध्य क्षेत्र मैदान कहलाया और नीचे दंडकारण्य कहलाया। उस बीच में एक कॉन्सेप्ट आपने लिया कि हर क्षेत्र का जो ढलान है वो अलग अलग है। ढलान का कनेक्शन सीधा सीधा किससे है? नदी से। पानी को अगर जमीन पे डालोगे तो उसी क्षेत्र में बहेगा जिस क्षेत्र में ढलान है, तो नदियां भी उसी क्षेत्र में बहती जाएंगी जिस क्षेत्र में उसका ढलान। तो कभी ये आ जाए कि ये नदियां इस जिले से होकर जाती है, तो जिले का नाम छत्तीसगढ़ के और एक अपोजिट जिला दे दे, तो आपके अंदर वो कॉन्सेप्ट होने चाहिए कि ये जिला तो इधर है, वो कैसे बह सकता है ना? जैसे ऊपर में एक, ऊपर का पूरा क्षेत्र उत्तर की ओर है ढलान, अगर मैं किसी एक नदी का नाम ले दूं और उसको बोलूं कि नीचे की ओर आती है, तो आप सोचेंगे ये इस जिला में कहां से आएगी। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपको लेना है। किसी भी अफवाह तंत्र की नदियां अपने प्रवाह के साथ साथ अलग अलग महत्वपूर्ण तत्व ला करके अपने कोस्टल एरिया में फैलाता है, पानी लाता है और अपने तट में क्या करता है? फैलाता है। और जब पानी अलग अलग क्षेत्र में फैलता है तो वहां की भूमि क्या होती है? उर्वरता से भर जाती है और सिंचाई के माध्यम से आपकी खेती अच्छी होती है। हमारे छत्तीसगढ़ की जो जितनी नदियां हैं, लगभग 300 से 400 नदियां हैं छत्तीसगढ़ में, और सभी नदियों को आपको याद करना है। आओ कहा तो याद करना है, ठीक है, हो जाएगा। आपको नदियों से पहले अपवाह सिस्टम को समझें, सिस्टम अपवाह तंत्र के बाद उस पर धीरे धीरे नदियों पर हम लोग आते जाएंगे। कितने प्रकार के सिस्टम में बांटा जाएगा? 5 प्रकार से अपवाह तंत्र में बांटा गया है। पहला जो अपवाह तंत्र है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? महानदी अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र कहलाएगा? महानदी अपवाह तंत्र। ये जो क्षेत्र है यहां से यहां तक, ठीक है, बीच का क्षेत्र है, इस पूरे हिस्से को कौन सा अपवाह तंत्र बोलेंगे हम लोग? महानदी अपवाह तंत्र। इसकी विशेषता यह है कि जो छत्तीसगढ़ में जो अपवाह तंत्र है, नदी की बात नहीं है ना, अब महानदी क्यों नाम रखा गया है? सबसे बड़ी या मुख्य नदी कौन सी है? महानदी, इस कारण से महानदी अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र इसको माना गया है। दूसरा जो अपवाह तंत्र है, गोदावरी अपवाह तंत्र, दूसरे नंबर का है। ये जो नीचे का जो हिस्सा है उसको हम लोग कौन सा अपवाह तंत्र के नाम से जानेंगे? गोदावरी। गोदावरी नदी हमारे छत्तीसगढ़ से उद्गम नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, लेकिन फिर भी हम लोग इस अपवाह तंत्र को गोदावरी अपवाह तंत्र कहते हैं, क्योंकि अपवाह तंत्र की बात की जा रही है। गोदावरी नदी यहाँ से नासिक से निकलते हुए ऐसा आता है और इधर से होकर के निकल लेती है, टच होकर के निकल जाती है। कौन सी नदी? गोदावरी यहां से स्पर्श करते हुए निकल जाती है। लेकिन हम इसको अपवाह तंत्र के हिस्से में इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो नदियां आती हैं वो इसी में आके मिलती है। यहाँ से एक नदी आती है, वो भी इसी में आके मिलती है। यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है, वो भी इसी में आके मिलती है। तो राज्य की जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं वो सीधा जा करके गोदावरी से स्पर्श करती है, मिल जाती है और संगम बनाते हुए आगे बढ़ जाती है। हाँ, वहां से स्पर्श करते हुए निकलती है। अपवाह तंत्र का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि गोदावरी की सबसे बड़ी जो नदी है यहां से आके जाती है, उसका नाम है इंद्रावती। इंद्रावती नदी। उसके बाद एक सबरी नदी है, कोलाब नदी है, कुछ नदियां हैं इसमें आके मिलती है। तो जो बहुत सारी नदियां हैं इसी नदी पे आकर मिलती है, इस कारण से इसका नाम। क्योंकि इंद्रावती अपवाह तंत्र का सिस्टम नहीं है हमारे यहाँ, वो किस में आके मिलती है? गोदावरी। वैसे ही यहाँ पर इस हिस्से को हम लोग कौन से अपवाह तंत्र में बांट के रखे हैं? गंगा, ऊपर के हिस्से। क्योंकि यहाँ से एक क्षेत्र है, यहाँ से एक नदी बहती है। कौन सी नदी? नहीं, सोन। सोन नदी ऐसे छत्तीसगढ़ के ऊपर से और प्रवाहित होती है
अब ऊपर की ओर जाती है तो यहाँ की जो नदियां हैं ऐसे करते हुए सभी नदियां किस में मिलती है? सोन में। सोन में मिलती है। और यहाँ से एक सबसे बड़ी नदी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गंगा। गंगा में जाकर कौन मिलती है? सोन नदी। इस कारण से इसको हम लोग गंगा अपवाह तंत्र भी कहते हैं और या फिर सोन अपवाह तंत्र भी कहते हैं ऊपर की नदियों को। एक छोटी सी नदी है नर्मदा अपवाह तंत्र, जो इस हिस्से का एक छोटा सा क्षेत्र है। यहां से दो नदियों का उद्गम होता है। ये अमरकंटक क्षेत्र है, अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं। कौन कौन सी? सोन नदी जो ऊपर की ओर जाती है, नर्मदा नदी जो इधर जाती है। जब इधर जाती है तो यहां से दो नदियां आकर मिलती है नर्मदा की सहायक नदियों में, बंजर और ताड़ा दो नदियां हैं। धीरे से नाम याद होगा। बहुत कम परसेंटेज है नर्मदा का। और एक ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है ये वाला हिस्सा, जसपुर के एक जगह से निकलकर शंख नदी। कौन सी नदी? एक शंख नदी है जो आकर के कहाँ मिलती है? ब्राह्मणी। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र झारखंड से बहते हुए आगे बढ़ती है। इस प्रकार से कितने अपवाह तंत्र आपको ध्यान से पढ़ने हैं? 5, जिसमें से नर्मदा और ब्राह्मणी, ये नर्मदा और ब्राह्मणी आपको एक एक लाइन की दो नदियां बस पढ़ना है इसमें। और बाकी जो 3 अपवाह तंत्र है, आज तक जितने प्रश्न बनते हैं घुमा के या फिर कॉन्सेप्चुअल, इसी से बनते हैं, 3 नदियों अपवाह तंत्र से। कौन कौन से? महानदी। ये सब समझ आ रहा है ना? मैं थोड़ा सा गोदागादी कर देता हूं तो थोड़ा आप लोगों को परेशानी होती होगी। स्पष्ट इमेज आगे है। चलिए, ये आप लिखेंगे 5 अपवाह तंत्र है, उसका एरिया है कितना और कितना परसेंटेज आपके छत्तीसगढ़ के हिस्से में बहती है। ये आपको 2-3 तरीके से प्रश्न अब तक बन चुके हैं। पहला ये बनता है कि परसेंटेज के हिसाब से कौन कितना परसेंट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये बनता है कि आपको उसके जल धारण क्षमता के हिसाब से ऊपर से छोटे से बड़े, बड़े से छोटे अरेंज करना। महानदी गोदावरी, सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा, ये उसका परसेंटेज है। हेक्टेयर में फैला हुआ है क्षेत्रफल। और ये जो परसेंटेज है वो छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का परसेंटेज है। हेक्टेयर समझते हैं? अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। हेक्टेयर की बात आ गई तो गणित वाले तो बहुत लोग हैं यहाँ पे। भूमि मापन के जो तरीके हैं वो कैसे नापा जाता है? हेक्टेयर में, एकड़ में, ऐसे ही सुने होंगे। आपको सहायक शिक्षक का जो मैथ्स का जो फर्स्ट टॉपिक है मापन, वो कई बार पूछा जा चुका है। इधर से बताना पड़ेगा। सबसे सरल वाला प्रश्न यहां से शुरू करूंगा। 1 एकड़ में कितने हेक्टेयर होते हैं? ये चलो छोड़िए। 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं? 1 हेक्टेयर बराबर एकड़। कितना एकड़? किसी को पता होगा तो आप लोग बताएं। कुछ एकदम बेसिक जानकारी होती है, एकदम करेक्ट बताना पड़ेगा। नहीं, 49 नहीं है। 2.47 ही होता है। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट 2.5 एकड़ बोल देते हैं। इसको इसलिए समझे,
एकदम कॉमन चीज है। आप लोग एपीएल बीपीएल है, उसी का माप तो है, 1 हेक्टेयर वाले किसान, 2 हेक्टेयर वाले किसान, प्राथमिकता कार्ड, अंत्योदय कार्ड, है ना। 5 एकड़ से कम बोला जाता है, अर्थात 2 हेक्टेयर से कम। और जो आप कृषि विभाग के आंकड़े पढ़े हैं, तो जो किसानों का वर्गीकरण किया गया है, लघु और सीमांत किसान, सुने होंगे लघु किसान और सीमांत किसान। तो जो लघु किसान होते हैं और सीमांत किसान होते हैं, एक साथ लघु एंड सीमांत बोल दिया जाता है ना, ऐसा नहीं है। लघु किसान किसको बोलते हैं? कितने हेक्टेयर वालों को, एकड़ नहीं हेक्टेयर से नापा जाता है। कितने हेक्टेयर वालों को लघु बोलेंगे? हेक हाँ, बताइए, एकड़ भी बोलो चाहे हेक्टेयर बोलो। लघु किसान सुने होंगे, इसमें से छोटा कौन सा है? लघु किसान छोटे किसान है कि सीमांत किसान छोटे किसान है? दोनों में गरीब कौन सा है? सीधी बात सोच के बताइए। देखिए, सीमांत मतलब होता है सबसे सीमा का अंत, किसी हम लोग क्राइटेरिया रखे हैं, उसका अंतिम व्यक्ति सीमांत कहलाएगा। सीमा अंत, उससे और आगे अंत नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास 1 एकड़ या उससे कम, 1 एकड़ 1 हेक्टेयर या उससे कम, हेक्टेयर 1 हेक्टेयर या उससे कम जमीन है, वो कहलाएगा सीमांत। ठीक है। और ऐसे किसान जिसके 2 हेक्टेयर या उससे कम की भूमि है, वो कहलाता है लघु किसान। इधर जब आए तो इसके बाद आप लोग सुने होंगे बहुत सारी योजनाओं में लघु और सीमांत किसान को ये फायदा मिलेगा, लघु सीमांत किसान को फायदा मिलेगा। मध्यम किसान आते हैं इसके बाद। इसके बाद आता है कौन सा? मध्यम किसान। उसके बाद आते हैं बृहद या बड़े किसान। ऐसा इसका वर्गीकरण है। 3 से 5, फिर उसके बाद 5 से ज्यादा, ऐसे बढ़ते गए हैं। उसमें भी मध्यम में भी निम्न मध्यम, उच्च मध्यम, बहुत कैटेगरी है। मैं कहाँ पे हूं और कहाँ आ गया हूं, इसको देखिए। यहाँ पे किसी भी हेक्टेयर को नापने के लिए 1 हेक्टेयर में कितना होता है? 2.47 एकड़ होता है। ठीक। अब ये आ गया जमीनों की नाप। जो लोग शहरों में तो एकड़ में जमीन का नापन नहीं होता है, डिसिमल डिसमिल होता है। तो अब आया 1 एकड़ में कितने डिसमिल, कितने डिसमिल हो गए? 100 डिसमिल। ठीक। दूसरा मापन है वर्ग फीट। एक डिसमिल लिख देता हूं। 1 डिसमिल में कितने वर्ग फीट? 435 वर्ग फीट। मापन का जो प्रश्न है लगातार इससे बनता है। वर्ग फीट का तात्पर्य है कि आप किसी क्षेत्र को लिए हैं तो चारों ओर की माप, ऐसे वर्गाकार माप, है ना। ये होता है वर्ग फीट। 1 वर्ग फीट का मतलब होता है यहां से भी 1 होना चाहिए और यहां से भी 1 होना चाहिए। 1 × 1 वर्ग फीट कहलाएगा। अभी जो नीचे बैठे टाइल्स लगा हुआ है, ये जो टाइल्स लगा हुआ है वर्गाकार है ना। और कितने वर्ग फीट में होगा बताओ? कुछ अंदाजा होगा आपको। ये जो आप बैठे हैं, ये टाइल्स जो है, हर एक टाइल्स बराबर लग रहे हैं आपको। कितने वर्ग फीट का टाइल्स है? फिर नदी बहा जाएगा भाई, जल्दी बताओ। हाँ, ठीक है, कितने हैं? 2। है, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि ये जो है 2 इधर है और 2 इधर है, इसी कारण से इसको 2
वर्ग, 2 का वर्ग, अर्थात अगर हम वर्ग ना बोले तो 4 फीट और 2 वर्ग फीट। हाँ, अब भाई चारों तरफ से नापेंगे ना। परिमाप निकालना और क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल जो आता है, किसी भी क्षेत्रफल का माप वर्ग में आता है और किसी भी परिमाप का माप केवल नाप में आता है। अभी गणित बहुत दूर है अभी। इसको देखिए, हेक्टेयर जो लिखा है हेक्टेयर में पूछा जाता है, तो इस कारण से हेक्टेयर का मान है। परसेंटेज किसको लेकर के है? पूरे छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसमें कितना परसेंट में है, ये याद करना जरूरी है। याद करने का तरीका मैं बताया था कि इसका आधा ये है, इसका आधा ये है। अगर भूल जाए एग्जाम में तो ऐसा दिमाग पे सेट होना चाहिए। 56 का आधा। कुछ पढ़ते समय खुद का लॉजिक भी कभी लगाया करिए। याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ इसमें दिख रहा है कि हम याद करने का कुछ कर सकते हैं, ये तो याद मत करना कभी, है ना। आपको याद करना है इसका नंबरिंग 4 याद किए तो 5वां हो ही जाएगा। लेकिन इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका ये है, 56 है ये, तो उसका आधा 28 का आधा लगभग लगभग 13, है ना। 26 से 28 ये मान करके हम लोग चलते हैं। याद कर रहे हैं, अब भूलने जैसी स्थिति आ गई तो गीता बात है। बाकी ये 1 का आधा आधा, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। ये है अब सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, जिसका नाम है महानदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ का पहला लाइन तो एक प्रश्न है और एक लाइन है। अपवाह तंत्र में भी सबसे बड़ा है, नदी के मामले में भी सबसे बड़ा महानदी ही होगा। मैं अभी बेसिक जानकारी अपवाह तंत्र का बता रहा हूँ ना, पूरा अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र का लगभग कितने प्रतिशत, ये लगभग में है ना, ये पॉइंट कभी कभी बदलते रहता है, लेकिन 56, 55, 56 ये हमेशा बना रहेगा, ध्यान में रखेंगे। परसेंटेज को पूछने से कोई भी अभी परीक्षा लेने वाली संस्थान थोड़ा सा ध्यान दे कि ये देगा तो लगभग में देगा। कई बुक में 56 है, कई बुक में 55 है, कई में 57 है। अभी देखिए महानदी की स्थिति देखिए, या पूरे अपवाह तंत्र की, तो छत्तीसगढ़ का जो ये पूरा अपवाह तंत्र है, लगभग आधे से ज्यादा नदियां किधर बहती हैं? पूर्व की ओर। क्योंकि इसकी ढाल किधर है? ढाल पूर्व की ओर है। ढाल किधर होगी? पूर्व की ओर। तो ये छत्तीसगढ़ की जो स्थिति होगी, यहाँ से यहाँ एक महानदी है, और महानदी की जितनी नदियां होंगी किधर भी जाए सभी लोग आकर के किधर मिल जाती हैं? पूर्व की ओर बहती है ना, पूर्व की ओर बह जाती हैं। और महानदी तंत्र का जो विकास हुआ है पूर्ण रूप से स्थल खंड के ढाल के स्वभाव के अनुसार हुआ है। मतलब जब भी नदियां बहती गई हैं स्थल के हिसाब से अपना जगह बनाते बनाते निकल गई है। और वही कहां पर है, कहां से बहती हुई चली गई है? महानदी अपवाह तंत्र के जो मुख्य क्षेत्र हैं, कवर्धा, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, रायगढ़, जसपुर। झीलें याद करने पड़ेंगे। वो याद कैसे होगा? अभी मैं नदी का उद्गम बताते जाऊंगा जिले के नाम के साथ, तो ये जिला आपको रैंडम याद हो जाएगा। इसमें आपको समय देना है, ठीक है, समय देना है और ये कॉन्सेप्ट लेना है। ये पूरे अपवाह तंत्र का है, एक ही नदी का नहीं है ना, इस पे बहुत सारी नदियां शामिल हैं, क्योंकि अपवाह तंत्र की बात की जा रही है। चलिए अब ये इसको देखें और समझने का प्रयास करें। ये चित्र दिख रहा होगा सबको। ये पूरा तंत्र है। ये कौन सा तंत्र? महानदी का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम। दिख रहा है सबको? कौन सी नदी मुख्य नदी है? महानदी। महानदी जो नीली रेखा है वो महानदी की स्थिति दिखाता है। यहां से नीली नदी,
कहाँ से उद्गम इसका लिखा हुआ है? सिहावा पर्वत। इसको हम लोग बनाएंगे हाथ से, तभी आपको समझ में आएगा। बनाए थे पिछली बार भी, उस समय नदी का जो क्लास था उसमें आप लोग अटेंड किए थे, एक दो, बाकी किसी ने अटेंड नहीं किया। उद्गम कहाँ से है? सिहावा पर्वत से ये उद्गम होता हुआ। और क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के नक्शे में जिला को हम लोग ऐसे बांट दें तो ये जो धारी है और सीमा रेखा जो होता है वो मिक्स हो जाता है, इस कारण से इसको ओपन रखा गया है ना। पूरे जिले बने हुए हैं। सिहावा से ऐसे निकलते हुए किधर की ओर जाती है? दूसरे राज्य की ओर चले जाती है। इसमें देखिए अब इतनी सारी नदियां आकर मिलती हैं, तो सबसे पहले देखें तो उसी क्षेत्र से सिलियारी नदी मिल रही। नाम अभी नाम बस ध्यान में रखेंगे। कौन सी नदी आती है? सिलियारी नदी। एक उड़ीसा के नवरंगपुर से सोंढूर नदी आती है, मिल जाती है। भाद्रगढ़ पहाड़ी से पैरी नदी आती है, मिल जाती है। मलाज कुंड की पहाड़ी से, देखिए हर जगह पे पहाड़ी शब्द का नाम आ रहा है तो वहीं से उद्गम दूध नदी आकर मिल जाती है। मलेवा डोंगर से सूखा नदी आती है, मिल जाती है। कोडार नदी आती है, मिल जाती है। भाद्रगढ़ के नीचे से एक नदी आती है, तेल नदी, वही मिल जाती है। ऊपर से भी हसदेव नदी आके मिलती है। केवल कोरिया से एक ही नदी नीचे आती है जिसका नाम क्या है? हसदेव नदी। उसके बाद बोरई नदी, मांड नदी। हसदेव नदी कौन सी पर्वत? कैमूर पर्वत। देवगढ़ की पहाड़ी का कैमूर पर्वत है। बाकी की नदियां कहाँ जाएंगी? ऊपर की ओर। मैन पाट से एक नदी आती है, मान नदी। खुर्जा पहाड़ी देखे हैं, खुर्जा पहाड़ी। और एक तीन चार पहाड़ी का नाम मैंने लिखा था उसमें, बिरजू डी पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी, पेंड्रा पहाड़ी, पंडरा पाट। लुडेंग पहाड़ी से केलो नदी, ईब नदी आती है, मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के गोडरी पहाड़ी से शिवनाथ, क्या समझना है कि कोई भी एक नदी जो है मुख्य नदी है, उस पे आ आकर बहुत सारी सहायक नदियां मिलती हैं। ये पूरा अपवाह तंत्र है। कौन सी नदी का? महानदी अपवाह तंत्र का। बोरई नदी कोरबा से, ठीक है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे कौन सी नदी को? महानदी को। महानदी का जो उद्गम है, अब उद्गम शब्द से सब परिचित हो गए। उद्गम मतलब जहां से, जिस पर्वत से वो क्या हो गया, निकला होगा, वो उसका उद्गम कहलाएगा। धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से, जिला धमतरी हो गया, पर्वत हो गया। नामकरण को लेकर के प्रश्न लगातार अभी बीच में व्यापमत पीएससी पूछा जा रहा था, अभी भी पूछा जाता है कि जो महानदी है उसके अलग अलग जो नाम हैं, हर नदी के अलग अलग नाम है, प्राचीन नाम आएगा और उसका नाम कैसे पड़ा है ये भी पूछा जा सकता है। तो हमारे यहाँ पर जो महानदी बहुत प्राचीन नदी है, जब ऋषि मुनि का जो समय था, जो अलग अलग युग चले, सब कितने युग हैं हमारे यहाँ पे, कितने युगों की बात की जाती है? 4 युग। सतयुग, सतयुग सबसे प्रथम युग माना जाता है। उसके बाद त्रेता युग, त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कल युग। चारों युगों में इस नदी का अलग अलग नामकरण रखा गया। सबसे पहले हम बात करें अगर सतयुग का, तो सतयुग में इसको कहा जाता था कनक नंदनी। क्या कहा जाता था? कनक नंदनी माना गया था। नीलोत्पला कहा जाता था। और हमारे यहाँ पे पुराणों की बात है, पुराणों में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है क्षेत्र विशेष में। कितने पुराण हैं? कितने पुराण? हाँ, 18 पुराणों में एक पुराण है, कौन सा पुराण? वायु पुराण।
वायु पुराण में इसको नीलोत्पला के नाम से भी जाना गया है। तो ध्यान क्या रखना है, कौन से युग में कनक नंदिनी कहा गया, कौन से युग में नीलोत्पला कहा गया। समय बीतता गया और उसको आप फिर से देखें, पुराणों में अलग अलग पुराणों में अलग अलग नाम का उल्लेख मिलता है। उस नदी वही है, स्थान वही है, लेकिन लोगों ने नामकरण अलग अलग रखा है। स्कंद पुराण में और द्वापर युग में इसको क्या कहा गया, चित्रोत्पला कहा गया। कनक नंदिनी वायु पुराण में, ये दोनों सतयुग और वायु पुराण में दोनों का नाम कनक नंदी और नीलोत्पला है। चित्रोत्पला कब कहा गया, द्वापर युग, और स्कंद पुराणों में इनका नाम ये उल्लेख किया गया। उसके बाद नामकरण को लेकर के बहुत सारे हैं। यहाँ पर एक ऋषि मुनि थे जिसका नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि आश्रम है, सिहावा पर्वत पे आप चढ़े होंगे, गए हैं सिहावा, ऊपर जो उद्गम स्थल है, मैं गया हूँ इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। 3-4 पहाड़ियां हैं, जो इसका जो उद्गम स्थल है, पहाड़ी के बीच ऊपर छोटा सा कुंड बना हुआ है जिसको छपरी से ढक दिया गया है। उस जगह पर वो क्षेत्र श्रृंगी पर्वत कहलाता है। उसके बाद आप और आगे जाएं तो 3-4 गुफा जैसे और पर्वत हैं, बढ़े हैं, आगे गए हैं, पैदल जाना पड़ता है, और बहुत सारे पहाड़ियों के बीच छोटे छोटे गुफाएं हैं, वहां लोग बैठे हैं। अब यहाँ पर एक कहना चाहिए किंवदंती जिसको बोलते हैं, लोगों के द्वारा कही गई कहानियां। श्रृंगी ऋषि का आश्रम था, वहां पर उसका क्या था, एक शिष्य था, क्या नाम था उसका, महानंदा। और महानंदा जो शिष्य थे वहां पर बैठे हुए थे, और माना जाता है कि वहां पे श्रृंगी ऋषि के कमंडल था। कमंडल किसको बोलते हैं, जानते हैं, कमंडल तो सुने होंगे ना। वो कमंडल वहां से क्या होता है, गिरता है, तो गिरने के बाद जो धारी बनती है, वहीं से उसका नाम महानंदा से क्या बना है, महानदी। लोगों की कहानियां हैं, है ना, कुंड, हाँ, महानंदा जिस क्षेत्र में वो रहते थे उसके शिष्य का नाम है महानंदा ना। पर्वत का नाम श्रृंगी ऋषि पर्वत है, गुरु का नाम था, शिष्य का नाम था महानंदा। कहानियां बहुत सारी हैं। इसको लेकर के अभी आप लोगों को करंट अफेयर में ये शब्दावली रिपीट हुई है आज अभी परिप्रेक्ष्य में। ठीक है सर, आप बताएंगे, मैं नाम लूंगा आपका नाम, रोहित सर। चित्रोत्पला अभी करंट अफेयर में ये शब्द, छत्तीसगढ़ करंट में इसको लगातार अभी चर्चा में था। क्यों, देखिए हमारे यहाँ पर हॉलीवुड बॉलीवुड सुने हैं। हॉलीवुड क्या है, एक स्थान है ना, अमेरिका का स्थान हॉलीवुड। बॉलीवुड जहाँ पे फिल्मों की शूटिंग लगातार चलती रहती है या लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े रहते हैं, वो क्षेत्र है। आज के समय में हिंदी फिल्म जगत को हम लोग बॉलीवुड बोलते हैं, है ना। और तमिल तेलुगु को टॉलीवुड कहा जाता है, छत्तीसगढ़ को छालीवुड कहा जाता है। वैसे ही हर जगह पर फिल्म सेटअप के लिए एक हमारे यहाँ राज्य सरकार ने कॉन्सेप्ट लाया है, फिल्म सिटी बनाने का कॉन्सेप्ट लाया है। कहाँ बनेगा, नया रायपुर में। उस नया रायपुर की फिल्म सिटी का नाम इसी चित्रोत्पला के नाम से रखा गया है, चित्रोत्पला फिल्म सिटी। जैसे आप अगर विशाखापट्टनम, हैदराबाद या कुछ जगह पे जाते हैं तो बहुत सारे फिल्म सेट बने हुए हैं। बाहुबली वाला फिल्म सेट गए हैं, घुसे हैं क्या, पूरा आज भी वो सभी चीजें उपलब्ध हैं जो शूटिंग हुआ था वो। तो वो क्या है, फिल्म सिटी है उसका। जितने भी फिल्म सिटी रेडीमेड बना दिया गया है, बहुत सारे शूटिंग वहीं पे कर लिए जाते हैं, लगातार सेट बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे यहाँ भी चित्रोत्पला फिल्म सिटी नया रायपुर में पिछले साल से आया है, अभी काम चल रहा है। जितने भी शूटिंग वगैरह होंगे फिल्मों को लेकर के, तो यहाँ पे आप लोगों को स्थान मिल जाएगा। अब इसकी लंबाई जो है, कितनी लंबी है ये, तो लंबाई के लिए 2 लंबाई हमको महानदी के बारे में पढ़नी पड़ती है। मैंने एक शब्द बताया है कि जो महानदी है छत्तीसगढ़ और किस राज्य में बहती है, उड़ीसा में। तो कुल लंबाई देखें तो कुल लंबाई ये जहां से धमतरी से निकलकर सिहावा से निकल करके जाती है, और कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। ये छत्तीसगढ़ हो गया और ये उड़ीसा हो गया, और उड़ीसा के किनारे से छत्तीसगढ़ का ये भारत जो है, ऐसे ये है, ये स्थिति है भारत की।
छत्तीसगढ़ की और उड़ीसा की, यहां से निकलती है और ऐसे जा करके गिर जाती है। तो देखिए यहां से लेकर के इस समुद्र में गिरने तक की जो लंबाई है कितना है, 858 किलोमीटर का सफर तय करती है, सिहावा से लेकर के मुहाना तक जहां ये खत्म होता है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक उड़ीसा में प्रवेश करने से पहले छत्तीसगढ़ तक की कुल लंबाई मात्र 286 किलोमीटर है। तो ध्यान रखेंगे, इसीलिए लगातार इसमें महानदी की लंबाई को लेकर क्वेश्चन बनते ही है कि महानदी की छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई कितनी है। तो आपका ध्यान छत्तीसगढ़ में पूछा जा रहा है ये नहीं रहेगा, हमेशा आपका ध्यान क्या रहेगा, महानदी की कुल लंबाई कितनी है, ये हमेशा ध्यान रखें। जब भी ऐसे आते हैं तो आपको तैयारी करने के लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, कुछ ऐसी जानकारी जो हमेशा क्या हो, अपवाद की स्थिति में हो। तो अपवाद को ही पढ़ के जाना है, इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। अपवाद किसको कहते हैं भाई, अपवाद का मतलब होता है जिसको हम समझते थे उस विचारधारा को और ये लगता था कि ऐसा ही होता होगा, लेकिन वैसा वो नहीं होता। तो वैसा नहीं होता तो वो क्या है, अपवाद है। ये कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो उसमें शामिल तो हैं लेकिन वो उसका हिस्सा नहीं होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये धातु है, धातु का गुण तो रखता है लेकिन ये अधातु है, तो एक रहता है ना अपवाद। मरकरी वाला आता है पारा, ऐसा धातु, धातु का एक गुण होता है कि धातु हमेशा कठोर होती है ना, धातु का गुण क्या है, हमेशा कठोर होती है। तो आपको जितने सामने चीजें रखी गई है और बोला गया है ये कठोर चीजें हैं, बताइए, तो आप बोलोगे ये पूरा धातु है, और वहां पे रखा हुआ है पारा भर करके बॉटल में, तो आप उसको हटा दोगे, ये तो कठोर नहीं है, तो वही अपवाद है। तो पूछा क्या जाएगा, उसी को पूछा जाएगा हमेशा मरकरी धातु है कि अधातु है। कहने का तात्पर्य जो भी अपवाद होते हैं पहले तो उसी को ध्यान रखिए, जो अटपटा लगे उसी को याद करने का प्रयास कीजिए। हर क्षेत्र की हर प्रश्न की बात है ये, ठीक है। जैसे अभी टीन के बारे में क्वेश्चन आया है, कल हमने एक चर्चा किया था, कल गोपेश ने पूछा कि टीन किस प्रकार का अयस्क है ना, पूछा गया था ना, बैठे थे सभी लोग, क्वेश्चन आया है टीन वाला। टीन के लिए है कि कैसेटेराइट अयस्क है, डाला हूं क्या उसका, अभी डालूं। कल का प्रश्न है, टीन एक कैसेटेराइट अयस्क का हिस्सा है, पहला है कथन। दूसरा ये है टीना जो लोहा का हिस्सा है, तो बताया था टीन जो बोल रहे वो लोहा टीना नहीं है, बोला था मैंने, वो कल का प्रश्न था। वो तो वो कैसे बनते, कॉन्सेप्चुअल बनते, वो अपवाद है कि लोहा और टीना बोल दिया जाता है, वो टीना नहीं भाई, टीन है। टीन खुद में एक कैसेटेराइट अयस्क है, जो लोहा होता है हेमेटाइट मैग्नेटाइट अयस्क होता है। तो ये अपवाद चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, जितना भी अपवाद पढ़ेंगे आप वो आपके माइंड पे होने चाहिए, अपवाद ही प्रश्न है। अधिकतर देखें जितने क्वेश्चन बनते हैं वो अपवाद ही प्रश्न बनते हैं। इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपने उसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ाई आप किए हो कि नहीं, इसी में आप लोग फंसेंगे। चलिए आगे कहाँ, किस नदी, महानदी जो है, ये कैसे नहीं होता है, महानदी किस किस जिले से होकर गुजरती है, तो धमतरी, कांकेर, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा और रायगढ़। रायगढ़ के बाद वो चला जाता है संबलपुर जिला, उड़ीसा जुड़ा हुआ है संबलपुर। अब संबलपुर जिला जुड़ा है कैसे, आप लोगों को पता होगा, आपने छत्तीसगढ़ का जो जिला गठन पढ़ा था तो पहले संपर्क में था संबलपुर रियासत, तो निश्चित रूप से वहीं से अलग हुआ, ऐसे हम लोग अलग किए थे, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बनाना शुरू करिए, है ना। तो संबलपुर जाएगा और संबलपुर में ही हीराकुंड बांध है। ये आगे जब उड़ीसा चली जाती है तो जाते जाते रास्ते में बहुत सारी उसको नदियां मिलती है और इसी नदियों पे आ करके जुड़ती है, जिसमें प्रमुख शहर भी हैं, प्रमुख क्षेत्र भी है, सिरपुर है, शिवरी नारायण चंद्र। अभी पूरा डिटेल पढ़ना है इसको ना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के लिए आराम से बता रहा हूं मैं। विसर्जन और मुहाना, अब मुहाना का मतलब होगा वो किसी दूसरे नदी में जाकर मिलेगा क्या,
समाप्ति स्थल है, विसर्जन हो रहा है। तो उड़ीसा राज्य के कटक जो जिला है, कटक क्षेत्र है, उसी में जा करके कौन से क्षेत्र में, बंगाल की खाड़ी में जा करके गिर जाती है। हाँ, क्षेत्र है पारादीप। पारादीप क्षेत्र उड़ीसा, कटक का। पारादीप में बहुत सारे अनुसंधान केंद्र है। पारादीप परमाणु अनुसंधान, गए हैं क्या कोई पारादीप? पारादीप के नीचे पे एक है सार, SHAR, श्री हरिकोटा एटॉमिक रिसर्च, सुने हैं सार का? SHAR, सार। इसरो बेंगलुरु में है, और सार जो है आंध्र प्रदेश में। वो किनारे पे है, वहीं से ना जो परमाणु जो मिसाइल प्रक्षेपण होता है, अधिकतर जो मिसाइल जो होते हैं वो परीक्षण जब किया जाता है, जहां से आप देखें ना मिसाइल को भेजा जाए कोई भी सैटेलाइट का, तो इस समुद्र के बहुत छोर पे है। अगर कोई मिसाइल धोखे से फेल हो गया तो कहाँ जाके गिरेगा? समुद्र में। इसलिए मानव जनित क्षेत्र में परमाणु परीक्षण, परमाणु नहीं, मिसाइल परीक्षण नहीं किया जाता है। चला गया और उल्टा रिटर्न हो गया, तो इसी कारण से वो एक सेंटर है जहां पर केवल केंद्र है, और दूर दूर तक पूरे समुद्री क्षेत्र है। जब फेल्ड हो जाते हैं तो या तो नीचे गिरकर समुद्र में विलीन हो जाएगा, है ना, या तो सैटेलाइट ऊपर चला जाएगा मिसाइल के माध्यम से। चलिए, अब यहाँ पे मैं रोकता हूँ। यहाँ से फिर मैं कल एक एक करके इमेज बना बना करके लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अब वहां तंत्र समझ में आया है, और नदी को अब शुरुआत करेंगे। अब एक एक फैक्ट याद करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इस पर अब आप लोगों को कल क्वेश्चन भी पूछूंगा, और हम लोग आयु आधारित प्रश्न पढ़ रहे थे। मैंने एक PDF डाला था, 2-3 प्रश्न उसमें थे, बचे हुए थे, उसी को लेकर। PDF आप लोगों को ठीक ठाक दिख रहा था क्या, कि छोटा दिख रहा था? ब्लर नहीं आएगा, उसको जूम करिए ना, पूरा क्लियर आता है। बस वो साइज छोटा दिख रहा होगा, थोड़ा वेट करिए, फिर वो क्लियर होता है। ब्लर नहीं आएगा कभी, ब्लर नहीं आएगा PDF, है ना, बल्कि अच्छी क्वालिटी में और आती है। क्वेश्चन देखिए सर, गणित का जो PDF था बना बनाया वाला, ठीक है ना, वो इसका जो कल आयु वाले प्रश्न आपसे बन गए थे, उसी को लेकर के थोड़ा सा हम लोग एडवांस प्रश्न करेंगे भाई। नहीं बना? नहीं, वो नहीं आएगा, ठीक आएगा। प्रश्न नंबर जो 8 था, उसी को लाएं क्या वापस? शायद सेव नहीं कर पाया उसको। यहाँ पे लिखता हूं मैं, क्वेश्चन आप लोग भी लिखेंगे। विक्की और सुमी की आयु का अनुपात दो अनुपात 3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15।
हो जाएगा। तो आपको किसकी आयु निकालना है? सुमी की वर्तमान आयु। दिखा रही। जैसे सेंटेंसेस लिखे हुए हैं वैसे आप आगे बढ़ते जाइए। समीकरण बनाने हैं और रखने हैं, सभी आंसर देंगे। हाँ, देखें क्या? ऑप्शन लिखूं? ऑप्शन है 16, 18, 48, 36। चलिए देखेंगे फिर। करीब में हूं, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़िए उसमें। चलिए आप लोग देखें इधर। जब दो व्यक्ति हैं, विक्की की विक्की की वर्तमान आयु कितना मान लेते हैं? अनुपातिक रूप से है, 2 है तो 2x। और किसकी? सुमी की वर्तमान आयु 3x, क्योंकि 2 और 3 अनुपात में है ये। प्रश्न के अनुसार 12 साल बाद, 12 वर्ष बाद क्या होता है? 12 वर्ष बाद मतलब 2x बटे 3x, ये दोनों अनुपात में है तो ऐसा लिख सकते हैं ना। इस अनुपात में अर्थात कितने वर्ष बाद, दोनों में कितना जोड़ेंगे? 12-12 साल बाद क्या होता है? इनका जो आयु का अनुपात है, जब 12-12 साल बाद अब दोनों की उम्र की तुलना करते हैं हम लोग, तो दोनों की उम्र क्या हो जाती है? 11:15 हो जाता है। विक्की की आयु 2x और सुमी की आयु 3x मान लिए, मतलब अनुपात में है, मतलब बटे में है। जब 12 साल बाद इसकी उम्र की तुलना करते हैं हम लोग, तो दोनों की उम्र का जो अनुपात है वो 11:15 हो जाता है। तो 12 साल इसमें भी जो बढ़ाएंगे उसकी आयु में, और इसकी आयु में भी 12 साल बढ़ाएंगे। हम लोग x मान के रखे, यहां से आपको x का मान मिलेगा, उस x के मान को इसके साथ गुणा करने पर उसकी वर्तमान आयु निकलेगी, दोनों की निकल जाएगी। पूछा किसका गया है? सुमी का, तो सुमी का ही निकालना पड़ेगा। आप लोग इसको तिर्यक गुना करने, इस हिस्से को आप लोगों को गुना भाग करने आता तो है अब, है ना। 15 दूनी 30x
और 12 पंद्रम 180, 11 तिया 35 और 12 ग्यारह 132 है ना। अब x को एक तरफ रखिए, 33 में 30 कम करेंगे तो हो जाएगा 3x, और 180 में 132 कम करेंगे तो 48। क्वेश्चन यहीं पे उत्तर आ चुका है। 3x का मान कितना है, सुमी का है 3x माने थे तो 3x का उत्तर 48। लेकिन यहाँ पे ये 48 आ गया तो 48 मान रहे, 3x आ गया तो इसको आगे हल करेंगे तो x बराबर 48/3 आया कितना 16। सुमी की आयु कितनी मान के रखे थे, सुमी की वर्तमान आयु हमने माना था 3x, तो 3x मतलब 3 गुनी 16, 16 तिया 48, यहीं से बन जाता है ना। 3x की वैल्यू 48 आई है तो 3x इसका था, लेकिन ऐसे कभी नहीं आया है तो रैंडम आ गया। अब क्रॉस चेक भी करें तब भी आपका आंसर बनेगा। फास्ट लिखेंगे, लिख लिए क्या? हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, यदि अंशुमान और जगत, दो व्यक्ति हैं अंशुमान और जगत की वर्तमान आयु 18 और 50 वर्ष है, अठारह और 50 वर्ष है, तो कितने वर्षों में तो कितने वर्षों में जगत की आयु अंशुमान की आयु से दो गुनी हो जाएगी। प्रश्न को दो बार पढ़ें, समझने का प्रयास करें। मैं बोलते जाता हूं कि दो दोस्त हैं, दोस्त नहीं दो लोग हैं, अंशुमान है और जगत है। अभी आज के डेट में एक 18 साल का है और एक 50 साल का, बहुत डिफरेंस है दो लोगों में। तो आपको ये थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, उम्र को बढ़ाते जाओ, दोनों का उम्र बढ़ते जाएगा। 2 वर्ष बढ़ाओगे तो एक का 20 हो जाएगा, एक का 52 हो जाएगा। वैसे ही आप कितने साल बढ़ाओगे कि जस्ट दोनों का एज एक का उसका डबल हो जाएगा, मतलब एक का जितना होगा उससे डबल सेकंड वाले का होगा। तो बैठ के सोच के भी उम्र बढ़ाकर लॉजिक लगाकर बढ़ा सकते, कोई आपको माना एक्स की बात ही नहीं है। सोचिए, आप लोग दिमाग का उपयोग करिए। दोनों में बढ़ाते जाना है ना। अगर 2 साल होगा तो एक 18 का 20 साल का लड़का हो जाएगा, तो 20 है डबल हो रहा है उसका आयु, उससे जस्ट डबल होना चाहिए उसकी उम्र। अगर उसका 20 है तो उसका 40 होना चाहिए था, डबल कैसे होगा? बढ़ाते जाओ तब होगा। हाँ, कुछ लॉजिक ही बनते हैं, आप लोगों को माना एक काम नहीं है। प्रश्न समझा दिया हूं तो बन ही सकता है। दोनों में बढ़ाते जाओ और देखो उसका आधा हुआ कि नहीं हुआ, बस।
ठीक है। ऐसा ही टाइम बचाना है, कोशिश करना है एक बार लॉजिक लगा करके, बस पेन कापी की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ हाँ, बनाएंगे कैसे, ये भी प्रश्न है। अब मैं इसको बढ़ाते जाता धीरे धीरे, इसमें 20 करता तो हमको तो 20 20 करूंगा तो 40 होना चाहिए था, ये तो लगेगा ही नहीं है लॉजिक। डबल करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो उससे अच्छा बढ़ा के उत्तर ला भी दिए हो, ठीक है। हम लोग अब क्या करते हैं, इसको गणितीय रूप में देखते हैं। मान लेते हैं अंशुमान की आयु, अंशुमान की वर्तमान आयु कितनी है। मैं लिख क्यों रहा हूं, आप जब इसको देखें बाद में तो ध्यान रहे, 18 वर्ष है और कौन है, जगत का 50 वर्ष, ठीक है, दोनों की आयु। अब दूसरी बात है, कितने वर्षों में जगत की आयु अंशुमान की आयु से डबल हो जाएगी। माना 100 वर्ष बढ़ाने पर, मान लेते हैं, माना 100 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद करेंगे तो अंशुमान की आयु हो जाएगी, अंशुमान की आयु कितनी हो जाएगी, 18 धन x, है ना। और जगत की आयु कितनी हो जाएगी, इसमें भी बढ़ाएंगे भाई, दोनों की उम्र में बढ़ोतरी होगी ना। जब ये दोनों की उम्र में 100 वर्ष बढ़ाते हैं तो अंशुमान की जो आयु है वो जगत की आयु से दोगुनी हो जाएगी, है ना। अंशुमान की आयु से जगत की आयु दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए, अभी आप लोगों को कल कल कॉन्सेप्ट बताया था, 18x धन, नहीं 18 धन x दो गुनी हो जाएगी किससे, जगत की आयु। ये जो अंशुमान की आयु और इसकी आयु का जो डिफरेंस है, ये बराबर कब होगा, जब इसको हम लोग डबल करते हैं। तो 18 दूनी 36 और 2x 50 धन x, 2x और 1x कम करेंगे तो केवल आया x, और 36 और 50, 50 में 36 माइनस करें 14। तो 14 वर्ष बाद, एक माना x क्या था, कितने वर्ष बाद ही तो पूछा है ना, कितने वर्षों में, तो 14 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। लॉजिक पहले लगाएं, ऑप्शन है तो और हेल्प मिलेगा आपको। अब बिना ऑप्शन के आप बना ले रहे हैं तो कुछ समझ रहे हैं जानकारियों को, आगे बढ़े। एक पिता ने पुत्र से कहा, अरे यार सब फंसा रहा है। एक पिता ने पुत्र से कहा, तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर उम्र का, तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर उम्र में था
जब तुम पैदा हुए थे। लॉजिकल है। यदि पिता की आयु अभी 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले क्या थी। पहले लॉजिक लगाएं, समझने का प्रयास करिए। ऑप्शन भी दे देता हूं। जैसा भी है, देख रहा हूं उसी को। एक पिता ने पुत्र से कहा, तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर उम्र का बराबर उम्र का मैं था जब तुम पैदा हुए थे। बराबर उम्र का मैं था, छोटा क्या है, कुछ नहीं छोटा है। तो बना के देखते हैं, छोटा होगा उसमें ऐड करता हूँ। प्रथम दृष्टिया क्या लग रहा है, कुछ छोटा है ना। एक पिता ने पुत्र से कहा, तुम्हारी अभी जो वर्तमान आयु है उसके बराबर उम्र का मैं था जब तुम पैदा हुए थे। एक पिता ने पुत्र से कहा, तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर उम्र का मैं था जब तुम पैदा हुए थे। यही लाइन बस आप लोगों को समझना है। 36 को लेकर के रिवर्स जाइए क्वेश्चन में। अभी जो उसका जो बेटा है और उसकी पिता, पिता 36 साल का है अभी। 36 साल का पिता अपने बेटे से कहता है, जब तुम पैदा हुए, है ना, तो उसके जस्ट बराबर उम्र का मैं था। तो कितने साल पहले पैदा हुआ होगा, कितने हिस्से को काटेंगे अभी बराबर करने के लिए। ऑप्शन से देखें,
वो आखिरी क्या निकालना है उसको छोड़िए, अभी ऊपर के हिस्से को जोड़ने का प्रयास कीजिए। आप थोड़ा सा 3 बार रिपीट कीजिए। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं अपने आप को लेकर के मंथन करने का प्रयास कीजिए। मतलब जो बच्चा पैदा हुआ होगा तो अभी जिस उम्र में वो बच्चा है उसी उम्र में बाप है। हाँ, जिस उम्र में अभी बच्चा है उसी उम्र में अभी उसका बाप था। हाँ, मतलब वर्तमान में बच्चे की उम्र जितनी है उतनी उम्र में ही वो बच्चा पैदा हुआ, आधी उम्र में। चलिए लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया होगे। अब एक्स वाई जेड से ज्यादा लॉजिक ये लगाना है। प्रश्न का कॉन्सेप्ट ये है, ये पिता जो है किसको कहता है, अपने पुत्र से कहता है कि, अब पुत्र की आयु नहीं पता है अभी, ये कहता है इसकी आयु कितनी है अभी, 36 साल। बेटे से कहता है कि जब तुम पैदा हुए, है ना, तो मेरी उम्र अभी जो तुम्हारी उम्र है उसकी बराबर है ना, अभी जो तुम्हारी उम्र है उसकी बराबर है। तो बराबर का मतलब अभी ऐसा कौन सा हिस्सा करें जो ये बराबर बराबर भाग में बटेगा। बराबर हिस्से में बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, तब तो अभी जो है बेटे की उम्र उतने ही बराबर बाप की उम्र है अभी। इस बात को समझ में आ रहा है। तो है? पुत्र की आयु कितनी मान लेंगे हम, 18। ठीक है, यही बस कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना है। अब ये बात को फिर समझिए। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि जब तुम पैदा हुए थे, है ना, तो तुम्हारी जो वर्तमान आयु है अभी उसी के बराबर मेरी आयु थी। थोड़ा सा भी अब समझ में आ रहा होगा, आ गया ना। तो उतने आयु में जब मैं 18 साल का था तब तुम्हारा क्या हुआ, जन्म हुआ। अब तुम खुद 18 के हो गए हो तो मैं कितना का हूं, अब बराबर बराबर हिस्सा हो गया। तो 18 इसलिए उत्तर नहीं होगा। प्रश्न कहता है तो अब बताइए 5 साल पहले पुत्र की आयु क्या थी। ठीक है, तो ये 18 वर्ष पहले, 18 वर्ष पहले इसकी आयु 18 और इसकी आयु 0, है ना। अब 5 वर्ष, अब फिर से पुत्र की आयु के 5 वर्ष पहले, इसके जन्म के अभी वर्तमान आयु के 5 वर्ष पहले की आयु 18 माइनस 13 वर्ष। लॉजिकल प्रश्न था। ये बाद में इसको देखेंगे तो समझ समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। चलिए जल्दी लिखें। क्वेश्चन है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और बी की उम्र, ऐसा वाला एक बार कर लिए है ना एक प्रश्न,
सी से 2 गुनी है। यदि ए बी सी के आयु का योग 27 वर्ष है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। हटो जाते इसमें लिखो, बैठ के लिखो जाओ। 3 है, ठीक है, ए बी और सी। अब एक 3 लोगों में आप लोग 3 लोग कंपेयर कर लीजिए, आप ए हो, बी हो और सी हो, ठीक, ए बी सी, ए बी और सी। ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है। अगर आपकी उम्र 5 है तो 7 साल होगा, ऐसे ही 2 वर्ष बड़ा है। और बी की आयु, मतलब आप जो हैं, अभी कितना बोला, 5 बोला ना, 2 साल बड़े हैं आप, ए बड़ा होगा सबसे। और जो बी की आयु है सी से 2 गुनी है, तो 2.5 साल का होगा। 2.5 साल से जस्ट डबल 5 साल, 5 साल में 2 साल और बड़ा 7 साल। तीनों को जोड़ते हैं तो कुछ नंबर आता है, वैसे ये प्रश्न है। तो इसके लिए 2 तरीके होते हैं, या तो ए से आगे बढ़े या सी से रिटर्न आए। हम लोग मान लेते हैं जो सबसे आपको सस्ता पड़ेगा, क्या आपको सस्ता पड़ेगा, मान लेते हैं माना सी की आयु, यहां से जाते हैं तो आपको देखिए कैसे पड़ेगा। सी की आयु एक्स है, ठीक है, सी की आयु एक्स। तो स्टेटमेंट के हिसाब से बी की आयु क्या हो जाएगी, जस्ट डबल सी से डबल बी की आयु। तो ए की आयु, हाँ, ए की आयु 2x और 2 साल और अधिक है, बी से 2 साल। ये बन गया 3 आपका। अब तीनों के हिस्से में कहता है, अगर तीनों का योग करते हैं, तीनों का योग मतलब ए का आयु
बी और सी, तो कितना साल होता है? 27 होता है। तो ए के लिए हमने माना है 2x+2, ठीक है। बी के लिए माना है 2x और सी के लिए माना है x। तीनों को जोड़ने पर 27 होता है। यहां पर देखिए ब्रैकेट हटा देते हैं, 2x+2 हट। ऐसे स्थिति में जोड़ते कैसे हैं देखिए, एक्स एक्स कितने हैं इसको गिनना पड़ेगा, क्योंकि वो सभी क्या हैं? चर राशियां हैं। और एक जो है संख्यात्मक स्वतंत्र है और इधर भी संख्या स्वतंत्र है, तो एक हिस्से में पूरे एक्स एक्स रहेंगे और एक हिस्से में संख्या संख्या। 2x, 2x हो गए 4x, 4 और एक एक्स कितने हो गए? 5x बराबर 27। ये +2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 27 में दो कम करेंगे 25। यहाँ पर x का मान निकलेगा 5 एकम 5, 5 पंचे 25। x का मान है c बराबर 5 वर्ष। यहां लिख देते हैं ना इसके सीधे में, c बराबर 5 वर्ष। b बराबर 2x है, मतलब 2 × 5 कितने वर्ष? 10 वर्ष। और a का मान हो जाएगा 2x+2, तो 2 × 5 धन 2, 5 दूनी 10, 10 और 2, तीनों का मान उम्र का निकल गया। जब इससे पहले एक ऐसी जोड़ने वाला शायद तीसरा दूसरा प्रश्न था ना, उसमें बटे में आया था, तो थोड़ा सा आप लोगों को परेशानी हो गई होगी। चलिए, 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु 4 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु, इसको बनाएंगे ही ना, पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है?
ठीक है। चलिए, कठिन प्रश्न मिलेंगे अभी भी। ये तो कॉमन जो प्रोसेस करते हैं सेम करना है आपको। नहीं आ रहा है? चार साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। इसको देखते हैं अब। 4 साल पहले की बात है, लेकिन वर्तमान की स्थिति में क्या है, हमको निकालना क्या है, इस पर ध्यान रखें। हमेशा जो चीज निकालना होता है और जो चीज दिया है उनको लेकर काम करेंगे। पहला काम तो यह है कि 4 साल पहले की आयु में 7 गुना था। अभी हाल ही में वर्तमान में जो है पिता पुत्र की आयु 5 गुनी है। हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं माना पुत्र की वर्तमान आयु। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु कितना माने, ध्यान से देखेंगे। x मान लेते हैं वर्तमान में, और पिता 5 गुना है, मतलब तो पिता पुत्र से ये समझ जाएंगे नहीं। पिता की वर्तमान में 5 गुनी है, मतलब 5x। ठीक, कितने साल पहले की बात है, वापस चलते हैं। 4 साल पहले अगर देखें, 4 वर्ष पूर्व, तो 4 साल पहले पुत्र की आयु हो जाएगी कितना, x माइनस 4, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 5x ऋण 4, है ना। तो ऐसे स्थिति में फिर क्या कहता है, 4 साल पहले अगर हम देखें तो पुत्र की आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी हो जाती है, 7 गुनी। तो 4 साल पहले हो जाएगा पुत्र की आयु पिता की आयु, दोनों 4 साल पहले की आयु है ये कितना गुना हो जाता है, 7। पुत्र में ही हम लोग गुणात्मक चिन्ह लगाएंगे, जितना गुना होता है तो, या जितना अधिक होता है तो। 7 एकम 7, 7 चौक 28, और ये 5x ऋण 4। अब संख्या एक तरफ, एक्स वाई एक तरफ, ये x इधर जाएगा तो 7x ऋण 5x। अब ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ऑलरेडी, ये भी माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, तो घटेगा ही, है ना, घटेगा ही। तो घटेगा, और लिख ही देते हैं -4 और ऋण 28 इधर आएगा तो धन 28। क्यों लिखना, कहां से आया, ये आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि एक प्लस एक माइनस से घटेगा, और जिसका निशान होता है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का निशान लगता है। घटाएंगे तो होगा 24, धन का निशान है, मतलब इसको हम लोग पहले यहीं से काट देते हैं। यहाँ इसका मान कितना आ गया है, 2x है, तो x बराबर हो गया 12, है ना।
कट के 12 हो गया। लेकिन किसकी आयु पूछी है? x की आयु, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु। पुत्र बराबर 12 वर्ष। अब और पिता कितना गुना ज्यादा है उसके? तो 12 गुणित 5, 12 गुणित 5 60 वर्ष। ठीक, बनाए थे जी। एक ही विधि का पालन करिए, बन जाए। कई सारी ट्रिक है इसके ना, लेकिन आप भूल जाएंगे। इक्वेशन रखना ही सबसे कठिन काम है इस जन्म वाले में। यहां तक आता है, उसके बाद सेम सब चीज सेम। दोनों तरीके से बन सकता है। आपका जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी बनाए क्या, देखते हैं आता है। जो आप लोग सोच रहे हैं वैसा मैं भी सोच रहा हूं कि वैसा बनेगा कि नहीं। देखिए वो कंडीशन ये है, यहां पे लिख देता हूं। हमने माना 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु, यहां से समझिएगा, माना 4 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x है, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं आपको, है ना। तो पिता की आयु 7x, यहीं पे समझिएगा। अब देखिए यहां पर अब 4 वर्ष पहले की बात है ना। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे? वर्तमान आयु बराबर आज के समय में, वर्तमान आयु अर्थात आज के समय में पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 4 साल बढ़ जाएगा। और पिता की आयु भी 4 साल बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी ना भाई? यहाँ क्यों लिखोगे 5 गुना? यहीं पे इक्वेशन करना है। वर्तमान में जो है, जो पुत्र की आयु है पिता की आयु से 5 गुना है, ये वर्तमान का। इसमें डायरेक्ट आपको 12 और 60 आना चाहिए, तब ये आपका प्रोसेस सही है। देखते हैं 5x प्लस 5 चौक 20, 7x प्लस 4, है ना। 7 और 5 कितना हो गया? 2x, और 20 और 4 24, x बराबर 12। ठीक है, x बराबर 12 हो गया। सुनिए पहले, समझिए, x बराबर 12 आया है। अब यहीं पे आपको दिमाग पे जोर देना है, x किसको माने हैं भाई? यहाँ ये कितना होगा? ये अभी वर्तमान आ जाएगा, है ना। 16 होगा, 16। ठीक है, 16 से भी बन के देखते हैं। यहाँ पे गलत कर दिए थे क्या? 5 7x ऋण 5x, है ना। और ये क्या हो जाएगा? 20 माइनस 4 कितना हो गया? 16। ठीक है, 16। 2x बराबर x बराबर, ये दोनों तरीके से बनेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, x किसको माने हो। x का मान जो आया है 4 साल पहले की आयु है ये। वर्तमान पूछेगा तो 8 साल में 4 साल और बढ़ाओगे, 9 10 11 12, है ना। वर्तमान आयु को ये वाला समीकरण में मान के बैठे हैं आप, तो ये 8 और 4 12, वर्तमान आयु 12। ये इसमें क्या है, आप 2 बार उसके मान को, फिर अधिकतर क्या होता है, हम x की वैल्यू निकालते हैं और उसी को उत्तर मान लेते हैं, ये गड़बड़ होता है प्रश्न में, है ना। x की वैल्यू निकाले, उसी को उत्तर मान ले, फिर उत्तर जबकि वर्तमान निकालना है तो वर्तमान में 4 साल और जोड़ना ही पड़ेगा। दोनों तरीके से बन गया। मैं जो जो टॉपिक्स अभी तक हम लोग जल्दीबाजी में उस समय सीजी टेट के हिसाब से कर रहे थे, उसको मैं डिटेल
इसके बाद काम, समय, दूरी, चाल, स्पीड, ट्रेन की गति, इसकी गति, जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों को हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के बनाने का प्रयास करेंगे। चलाएंगे सभी क्या? रामनवमी को हो सकता है ऑफ रहे, है ना, इसलिए आप लोग 2 दिन हमसे बता दूंगा मैसेज में कि किस दिन आप, अष्टमी के दिन है या रामनवमी कब है वो।